क्लास 12 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में आज से हम शुरुआत करेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर 13 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। प्रोबेबिलिटी की जो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 13.1 जो कि बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है। किस पर है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये हमारा चलेगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किस तरह की प्रोबेबिलिटीज है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है एक बैग हमने ले लिया, ठीक है ना। इस बैग में हमने कुछ रेड बॉल ले लिए, मान लीजिए रेड बॉल हमने 4 ले लिए और इसी में कुछ ब्लैक बॉल है। ब्लैक बॉल हमारे पास 3 है, ठीक है। अब हम इसमें से ड्रॉ कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? ड्रॉ 2 या ड्रॉ 1, ठीक है। 1 या 1 बाई 1 करना हो, या मान लीजिए हमने इसमें सबसे पहले ड्रॉ 1 रेड बॉल, ड्रॉ 1 रेड बॉल, ठीक है। चलिए हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि एक रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप लोग क्लास 11th भी पढ़े होंगे। इंट्रोडक्शन में हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले कंडीशनल की बात कर लेते हैं। उसमें आप जो नहीं जानते होंगे वो हम क्वेश्चंस के बिटवीन उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमें प्रोबेबिलिटी 1 बॉल की फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी जानते हैं, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं। अगर एक रेड बॉल को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो रेड बॉल कितना है? 4 है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है। इसका मतलब टोटल बॉल कितने इसमें? 3, मतलब 3 + 4। तो प्रोबेबिलिटी अगर 1 रेड बॉल की फाइंड करनी पड़े तो वह आएगा 4/7, बिकॉज वह रेड बॉल किसी ये 4 जो रेड बॉल है उसमें से कोई भी हो सकता है। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल या 1 रेड बॉल इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम, कितने टोटल बॉल है अपॉन कितने टोटल बॉल इस बैग में है या इस बैग में बना हुआ है या इस तरह से बॉक्स बना है उसमें कितने हैं। अब मान लीजिए हमने निकालना शुरू किए प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल, ठीक है ना, सेकेंड रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड रेड बॉल की फाइंड करना शुरू करते हैं। तो अब क्या होगा? अब हमारे पास जो सेकेंड रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसके लिए कंडीशंस होगी 2। क्या होगा कि अगर पहली बॉल आपने इसमें रिप्लेस कर दिए होंगे, है ना, अगर आपने जो पहली बॉल निकाले थे उसमें इसको रिप्लेस कर दिए होंगे, वापस रख दिए होंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल कितना होगा? फिर 4/7 हो जाएगा। या अगर आपने इसमें रिप्लेस नहीं, जो आपने बॉल फाइंड कर लिए, बॉल निकाल लिए हैं, उसको वापस नहीं रख रहे हैं, तो उसके बाद दूसरी रेड बॉल निकाल रहे हैं, तो दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाएगी, बिकॉज एक बॉल इसमें से निकलने के बाद इसके पास 3 बॉल बचेंगे, तो 3/3 + 3 6 हो जाएगा। कितना होगा? 3/6 हो जाएगा। होगा ना भाई? देखिए एक रेड आपने पहले से निकाल लिए हैं तो कितना बचेगा? इसके पास 3 और टोटल बॉल कितना हो गया? 3 + 3 = 6। मतलब यहाँ पर 3 + 3 हम लिख देते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो 3 + 3 विच इज इक्वल टू 3/6 या 1/2। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कंडीशनल आ गई। कंडीशनल क्या होगी? दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल लागू हो गया कि पहली बॉल आपने रिप्लेस किए या पहली बार रिप्लेस नहीं किया गया। कंडीशनल इसी को कहते हैं कि कंडीशनल क्या कहते हैं, जब दूसरी बॉल निकालनी होगी तो पहली बॉल पर डिपेंड करेगा कि पहले बॉल आपने जो निकाले हैं वापस उसको रिप्लेस कर दिए, तो दूसरी बॉल की प्रोबेबिलिटी रिप्लेस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल वही हो जाएगा। इसका मतलब दूसरी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी। अगर आपने बॉल को रिप्लेस नहीं किए होंगे, इसका मतलब जो बॉल आपने निकाले वो अपने पास रख लिए, वापस उस बैग में नहीं रख रहे हैं, तो इसका मतलब रेड बॉल अब कम हो जाएगा। रेड बॉल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दूसरे रेड बॉल की, तो 3 में से 3 अपॉन टोटल बॉल कितना हो जाएगा, क्योंकि एक रेड बॉल तो आपने निकाल लिया है, इसलिए 3 + 3 = 6। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल। तो सेकेंड बॉल के लिए कंडीशनल लग गया कि पहला आपके इवेंट आकर होना चाहिए। इसका मतलब अगर किसी भी प्रोबेबिलिटी में अगर 2 इवेंट A और B दिया गया है और इसमें से एक इवेंट पहले से आकर हो चुके होते हैं, पहले से हैपेंड हो चुके होते हैं, जब दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है तो वो पहले पर डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑलरेडी पता हो, ठीक है ना,
जैसे यहाँ पर 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो गया। अब प्रोबेबिलिटी दूसरे की फाइंड करनी हो तो वो डिपेंड करेगा ए पर, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल डिपेंड किस पर कर रहा है, ए पर, मीन्स पहले वाले बॉल पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल इज इक्वल टू क्या करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन जो पहले से हैपेंड हो चुका उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आप चाहो तो इस तरीके से निकाल लीजिए, या दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो पहले की प्रोबेबिलिटी, जो पहली बॉल निकालेगी उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करेंगे, तब भी आप दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल एक बैग की बात किया था, एक बैग की बात किया था, कुछ और एग्जांपल हो सकता तो उसमें हमें यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पहले इवेंट को हैपन होने दीजिए, दूसरी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी वो पहले पर डिपेंड करेगा, जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, विच इज इक्वल टू दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, दो इवेंट होंगे, उनके कॉमन पॉइंट्स जो होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन जो पहले से इवेंट हैपन हो चुका उसको आप डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड बॉल निकल जाएगी। अब यहां पर जो ये तो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया, कंडीशनल आपने समझ गए होंगे कि सेकेंड बॉल निकालते समय पहले बॉल के लिए कंडीशन, पहली बॉल वाले ने कंडीशन लगा दिया कि पहली बॉल ने कंडीशन क्या लगाया कि पहली बार रिप्लेस होगी या रिप्लेस नहीं होगी। अगर पहली बार रिप्लेस होगी तो दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी, अगर पहली बार रिप्लेस नहीं होती तो दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी ये होगी। इसका मतलब कंडीशन लग रहा है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कुछ न क्लियर हो तो उस समय सेकेंड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन जो पहले से इवेंट हैपेंड हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें कुछ और चीजें होती है कि प्रोबेबिलिटी जो आनी चाहिए जैसे कि b बाई ए हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ये इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ग्रेटर देन आप मैक्सिमम, मिनिमम से लेकर मैक्सिमम की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आप जानते हैं कि 0 से 1 के बिटवीन हुआ करता है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, जो कि प्रोबेबिलिटी होना नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट होते उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। प्रोबेबिलिटी में हमें बहुत सारी चीजें के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताया था। प्रोबेबिलिटी में और क्या क्या जानना चाहिए, प्रोबेबिलिटी में जानना चाहिए कि किसी भी कॉइन को अगर 2 टाइम टॉस करते हैं, इन सिंगल टॉस में अगर सिंगल, ये सब चीजें याद होनी चाहिए आपको, इन सिंगल टॉस अगर कॉइन को, इन सिंगल टॉस ऑफ ए कॉइन, अगर किसी कॉइन को सिंगल टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या बनता है आपको पता है ना, हेड और टेल बनता है। बिकॉज कॉइन के 2 फेसेस होते हैं, एक तो हेड होता है दूसरे साइड में टेल होते हैं। तो इसलिए 2 फेसेस होने का मतलब अगर टॉसेस 1 टाइम्स करा रहे हैं तो 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, तो सिंपल स्पेस आपके हेड और टेल हो जाएंगे। और इन 2 टॉसेस अगर आपने इसको 2 बार टॉस कर दिए, इन 2 टॉसेस, 2 टॉसेस का मतलब 2 to the power 2 मीन्स टोटल नंबर ऑफ सिंपल स्पेस जो आएंगे वो 4 हो जाएंगे। ऐसे केसेस में वो सिंपल स्पेस क्या होगा वो आपको आना चाहिए लिखने, हेड हेड, हेड टेल और टेल हेड, उसके बाद टेल टेल हो जाता है। ठीक है। अगर इसी तरह से इन 3 टॉसेस की बात करें तो 3 से मोर देन में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है आपके बुक में, उससे ज़्यादा में बर्नौली ट्रायल्स लेकर चल जाते हैं। इन 3 टॉसेस का मतलब 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8 हो जाता है। ऐसे केसेस में सिंपल स्पेस आपको आना चाहिए कितने होते हैं, तो यह आ जाएगा हेड हेड हेड, उसके बाद हेड हेड टेल। एक टेल को आप रिवर्स कर दीजिए तीनों प्लेस पर, मतलब टेल को यहाँ लाइए तो इसको लिख देते हैं हेड टेल हेड, तो टेल को फर्स्ट प्लेस पर लाइए तो इसको लिख देंगे टेल हेड हेड। अब क्या कीजिए, एक आपने टेल बनाया, इसके लिए 2 टेल बना लीजिए। अब लिखिए हेड टेल टेल। अब इस हेड को इसके प्लेस पर ले जाएंगे तो यह आ जाएगा टेल हेड टेल। हेड को लास्ट वाले प्लेस पर ले जाइए तो टेल टेल हेड हो गया, और लास्ट में 3 टेल्स अगर आप एक साथ लेते हैं तो यह बन जाएगा सिंपल स्पेस कॉइन को अगर 3 टाइम टॉस कराते हैं। कॉइन के साथ साथ हमें डाइस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। डाइस में क्या करते हैं, डाई में आप लिखते हैं, डाई में कितने फेसेस होते हैं आपके 6 फेसेस हो जाते हैं। तो इन सिंगल थ्रो, इन अ सिंगल थ्रो अगर 1 टाइम्स थ्रो करते हैं, इन सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, अगर आप एक डाई को सिंगल थ्रो करते हैं तो इसका मतलब आप 6 to the power 1 इज इक्वल टू 6 फेसेस, 6 सिंपल स्पेस मिल सकता है। वो सिंपल स्पेस क्या हो सकते हैं, वो सिंपल स्पेस हो सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6।
ये मिल सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, कम से कम इसके दो कंडीशन को याद रखिए। एक डाइस को आप अगर मान लीजिए सिंगल थ्रो करते हैं तब के लिए, और अगर आपने डाइस को इन डबल थ्रो, है ना, इन 2 टाइम्स या डबल थ्रो की बात करते हैं, तो डबल थ्रो में अगर डाइस को 2 बार थ्रो करते हैं तो 6 के पावर 2 मतलब 36 आउटकम्स आ सकते हैं। वो कौन कौन से होंगे उसको भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो 1-1 हो सकते हैं, 1-2 हो सकते हैं, 1-3 हो सकते हैं। आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ। 1-5 भी हो सकते हैं और साथ ही साथ 1-6 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या हो सकता है? इसी तरह से 2-1 होगा, तो 2-1, 2-2, 2-3 से लेकर 2-6 तक होगा, ठीक है ना, हो सकता ना। नेक्स्ट क्या हो सकते हैं? 3-1 से स्टार्ट करिए, तो 3-1। नेक्स्ट हम इसको पूरा लिख देते हैं कि इसमें हमें और चीज़ें बताने में आसानी होगी। तो यह आ गया 2-2 हो गया, नेक्स्ट हो गया 2-3, नेक्स्ट हो गया 2-4 और नेक्स्ट हो गया 2-5 एंड 2-6। यहाँ पर 3-1, नेक्स्ट क्या हो गया 3-3, है ना, 3-2, 3-3 एंड 3-4 और नेक्स्ट आपके देखेंगे तो 3-5 और इसके बाद 3-6 हो गया। ऐसे ही 4-1 को लेकर चलेंगे तो 4-1, 4-2 से लेकर नेक्स्ट आ जाएगा 4-4 और लास्ट में क्या आएगा 4-6 आ जाता है। इसी तरह से आप 5-1 को ले लीजिएगा, 5-1 को लेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5-5 भी आएगा और 5-6 आएगा। और 6-1 को लेंगे तो आपके पास 6-1 से लेकर 6-6 तक आपकी वैल्यू मिल जाएगी। इसका क्या बताने का मतलब हुआ? ये तो आपके पास 36 होते हैं। इसमें प्रोबेबिलिटी पूछता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट पूछा जाता है कभी कभी। क्या पूछता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट व्हेन ए कॉइन या व्हेन ए डाइस थ्रो 2 टाइम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट कितना हुआ? डबलेट का मतलब क्या हुआ? डबलेट का मतलब हो गया कि डाइस के दोनों फेसेस पर दोनों सेम नंबर शो करे, जैसे कि 1 और 1, मतलब 2 डाइस को थ्रो कर दोनों फेसेस आपके सेम नंबर दिखाएं। तो डबलेट होता है 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6। इसका मतलब जब कभी प्रोबेबिलिटी पूछे डबलेट का तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि किसी कॉइन को अगर 2 बार टास्क कर रहे हैं तो कितने डबलेट बन रहे हैं, कितने सेम नंबर हो सकते हैं। तो वह आपका 2-2 से लेकर 6-6 तक होगा। तो कितने हो गए भाई? 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 करेंगे तो ये पूरा आपका 6 हो जाएगा। सो 6/36 विच इज इक्वल टू 1/6। ऐसे क्वेश्चंस आया करते हैं, याद रखिएगा। कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो कि सारे डिजिट डिफरेंट आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सारे जो नंबर्स आए जो फेसेस हो उस पर जो डिजिट हो डिफरेंट हो, डबलेट नहीं हो, सेम नहीं हो। तो ऐसे केसेस में 30 बनता है जो डिफरेंट होता है और 6 जो बनते हैं वो आपके सेम होते हैं, जिसको हम डबलेट के नाम से बोलते हैं। तो ये मैंने आपको डाइस के बारे में बता दिया। इससे ज़्यादा अगर थ्रो करने के बारे में बात करें 216 टाइम्स तो हम बर्नौली ट्रायल्स को लगा लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज के लास्ट में अभी आपको मिलेगी, प्रोबेबिलिटी के लास्ट एक्सरसाइज में मिलेगी, ठीक है ना। अब हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी की बात करते हैं कौन सी? हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में सारी चीज़ें हमें जानना जरूरी होता है कि हम ये क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बट फिर भी हमें याद नहीं रहता है। अब हम बात करेंगे कार्ड के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें कार्ड पर भी पूछता है। तो कार्ड में क्या जानकारी होना चाहिए? कार्ड आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 होते हैं, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कौन सा? रेड कार्ड बोलते हैं, और है ना, रेड कार्ड, और दूसरा होता है रेड और ब्लैक। ये आपके कार्ड हो गए, रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड होते हैं, जो कि ये भी 26 होते हैं और ये भी 26 होते हैं। रेड को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, एक तो हो गया आपका डायमंड हो गया, है ना, ये डायमंड हो गया, और दूसरा हो गया हार्ट हो गया। ये कितने होते हैं? ये 13 नंबर्स में होते हैं, 13। ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? ब्लैक भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 26 होते हैं, जिसमें से स्पेड आपके 13 हो गया और 13 क्या हो गया? क्लब हो गया, स्पेड एंड क्लब, ये भी आपके 13 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद इन सभी के लिए 1 किंग बनते हैं। किंग इसके लिए भी होता है, हार्ट का भी एक किंग होता है और स्पेड के लिए भी एक किंग होता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्लब के लिए भी 1 किंग होता है। इसका मतलब कुल मिलाकर कितने किंग हो गए? 4 किंग हो गए। और इनके लिए क्वीन भी होती है। क्वीन किसके लिए? डायमंड में कितने क्वीन होती है? 1 क्वीन होती है। इसी तरह से इसके लिए भी क्वीन होती है और यहाँ पर भी क्वीन होते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर भी क्वीन होती हैं। तो इसका मतलब आप याद रखिए कि इसमें 4 क्वीन भी होती हैं और 4 इसमें जैक भी होता है ना, जैक बोल देते हैं, और एस तो अलग होता है, मैंने यहाँ पर जैक ले लिया, ठीक है ना।
4 जैक या एस आप ले लीजिए, एस लेना चाहें एस ले लीजिए। मैंने यहाँ पर जैक तो जो भी हो हमने यहाँ पर जैक या एस बोल देते हैं, मतलब कुल मिलाकर जैक या एस बोलना चाहें तो एस आप ले लीजिए, जैक अलग कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि 4 जैक होते हैं। तो ये आपके पास हो गए कि ये इनके कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन, 4 जैक होते हैं। अब इसके बाद जो ये आपके पास 4-4-4 के शेप बन जाते हैं, इन 4 को मिलकर इन टोटल की बात करें तो टोटल फेस कार्ड आपसे पूछ देता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल फेस कार्ड। तो फेस कार्ड आपके कितने होते हैं, 12 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, 4 किंग और 4 क्वीन और 4 जैक। ये आपके चारों मिलकर क्या बन जाते हैं भाई, ये आपके किंग चारों मिलकर मतलब 4-4-4 में टोटल फेस कार्ड होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि कार्ड कितने होते हैं, रेड और ब्लैक कितने होते हैं, डायमंड और हार्ट, स्पेड, क्लब कितने होते हैं, किसके कितने किंग होते हैं। अगर मैं पूछूं रेड कार्ड के कितने किंग होते हैं तो रेड कार्ड के 2 किंग हो गए, ठीक है ना। रेड कार्ड के टोटल 2 किंग हो गए, लेकिन डायमंड कार्ड के 1 किंग, हर्ट के 1 किंग होंगे। इसी तरह से बाकी के लिए बनते हैं। और इसके बाद क्या जानना जरूरी होता है, ये तो आपको मैंने कार्ड के बारे में बता दिया। 3 मेनली इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। साथ ही साथ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो क्लास 11th में फार्मूले पढ़े हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी आप डिसजॉइंट सेट की बात करते हैं, तो डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, 2 इवेंट अगर ए और बी है, दोनों अगर ए और बी 2 इवेंट है, दोनों के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता तो उसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। और इस तरह के जो सेट बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी याद रखा करिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिसजॉइंट सेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 होगा। डिसजॉइंट सेट में कोई एलिमेंट नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। साथ ही साथ आपने एन ए यूनियन बी का फार्मूला पढ़े थे। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर आपने ये जानकारी ले लिए थे, इसको अगर हम सिंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, एन एस से डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाता है, ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में क्या याद रखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। डिसजॉइंट अगर होता है तो यह आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर इसमें कुछ और जरूरत पड़ेगी तो बीच में फार्मूले को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 13.1 की हम शुरुआत करते हैं। अब बाकी प्रोबेबिलिटी में बहुत सारी चीज़ें क्योंकि क्लास 10 से ही शुरू हो जाती है प्रोबेबिलिटी, बट वो कभी कंप्लीट नहीं होती और प्रोबेबिलिटी थोड़ा डिफिकल्टी इसलिए होता है कि इसमें फार्मूले मिलते रहते हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत भी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें दिया है गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ f is equal to 0.3 and probability of E intersection f is equal to 0.2 है, 0.2 है, then find the probability of E by f, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय एफ बाय ए। हमसे ये पूछा इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है ना। इन दोनों की वैल्यू आपसे पूछा गया है, इनकी वैल्यू कितनी हो सकती है। तो ई बाई एफ मीन्स क्या हुआ कि एफ इवेंट ऑलरेडी ऑकर्ड हो चुका है, हमें ई प्रोबेबिलिटी मतलब दूसरे बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ऐसे केसेस में फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में दिखा नहीं है, लिखता नहीं कभी कभी, तो वर्ड से कैसे पहचान करेंगे कौन सा है, पता चला है कि इवेंट हैपेंड हो चुका, तो यहाँ लिखा रहेगा इट इज ऑलरेडी ऑकर्ड, या तो जो इट इज ऑलरेडी ऑकर्ड लिखा है उसका मतलब वो डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी दे दिया है कि प्रोबेबिलिटी एफ हो चुका है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको। तो देखिए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, 0.3 है। तो इन दोनों को अगर सॉल्व कर लें तो 2/3 जो कि 0 से 1 के बिटवीन मिलेगा। नेक्स्ट अगर पूछा है आपसे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई, दैट मीन्स ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई हो या ई इंटरसेक्शन एफ हो, बोथ आर सेम होते हैं। ऐसे केसेस में इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 विच इज इक्वल टू 2/6, दैट मीन्स 1/3। है ना सिंपल। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर ये तो मैंने 1 बताया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसके 2 पार्ट को लेकर। देखिएगा प्रोबेबिलिटी बहुत इजी लगेगा और मेरे साथ पढ़ते चल रहे हैं तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 13.1 पर। और अगर वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो आप अपने मित्रों को भी बताइए और चैनल को जरा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक पढ़ाना हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता चले। तो प्रोबेबिलिटी A/B में इफ दिया है probability of B is equal to 0.5 and probability of A intersection B which is equal to 0.32। सो सिंपल है ये तो, है ना। इसमें क्या दिया है भाई? इसमें दे दिया है probability of A/B is equal to, पूछा गया आपसे तो probability A/B कितना होगा? अभी बताया था मैंने, फार्मूला क्या था? probability of A intersection B upon probability of B होगा ना ये फार्मूला, बिकॉज B ऑलरेडी हैपेंड होगा इसलिए वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें probability of A intersection B कितना है? 0.32 अपॉन probability of B is equal to 0.5 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएंगे? ये आपके पास है 0.5 एंड 0.32, दैट मीन्स ये आ जाएगा 32/50 और इसको डिवाइड कर लीजिएगा जो भी है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में पूछा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर B बाई A इज इक्वल टू 0.4 है, 0.4 दिया है, ठीक है ना, ये डेसिमल है। नाउ आपसे पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ probability A union B and probability of A intersection B. What is the value of probability of A intersection B? And second part is probability A by B, and third part is third is probability of A union B. हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B के लिए देख लीजिए। आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी B बाई A इज इक्वल टू 0.4 दिया है। तो अगर हम सोल्यूशन की बात करें, इसमें सोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे पहले देखिए प्रोबेबिलिटी B बाई A विच इज इक्वल टू क्या होगा? जिसमें कि 2 इवेंट है जिसमें से A ऑलरेडी हैपेंड हो चुका है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। B इंटरसेक्शन A को आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B अपॉन कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी B बाई A कितना दिया है? 0.4 है, तो आप यहाँ रख दीजिए 0.4 विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना होगा? 0.8 हो गया, 0.8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना आ जाएगा? 0.32 आ जाएगा। 0.32 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, ये पूछा था आपसे, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या करना है? सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A बाई B, तो A बाई निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन ऑलरेडी हैपेंड इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ B। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0.32 है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा 0.32 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू कितना है? 0.5 है, तो आप इसको लिख दीजिएगा 0.5, ठीक है ना। 0.5 हो गया, आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। और थर्ड पार्ट क्या पूछा है? इसके थर्ड पार्ट की बात कर लें तो A यूनियन B पूछा है, इसको भी देख लेते हैं। A यूनियन B कैसे निकलेंगे? नेक्स्ट में A यूनियन B। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड इसमें पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है, ये नहीं होता है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B विच इज इक्वल टू 0.32 है। तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी। 1.3 माइनस 0.32 को डिफरेंस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आप एक बार इसको देख लीजिए। हम चलें क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर।
आप ए यूनियन बी फाइंड करनी है, जबकि आपके पास 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 2/5 दिया है। देखिए गिवन क्या है, 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13, देयरफॉर 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिस इक्वल टू ऑल्सो 5/13 हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 2 × 13 हो जाए, मतलब 26 हो जाएंगे। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 हो गया। तो अब आपके पास देखिए ए बाई बी दिया है, इसका मतलब अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हो सकता है ना। तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 2/5 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया, 5/13 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको सॉल्व कर लें, तो यह आ जाएगा 13/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5 से 5 कैंसिल कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना मिल जाएगा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी आपको मिल गया 2/13 मिल गया 2/13। अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हुआ करता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू अभी फाइंड किए थे कितना, 5/26 था, लिख दीजिए 5/26 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/13 एंड माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13। नाउ सॉल्व कर लेंगे तो यह आ जाएगा 5/26 प्लस यहाँ पर आ जाएंगे कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/13, सो ये 3/13 एंड एलसीएम इज 26, सो 5 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 11/26 हो गया, 11/26 हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं लेकर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज ही बहुत इजी है। ये 10 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आया करता था 6 और 4 में, अब की बार थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न, तो उस पैटर्न रिगार्डिंग बहुत सारे पार्ट इसमें डिलीट भी किए गए हैं, जिसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो डिलीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A union B is given, A union B is equal to 7/11. So what is the value of, फर्स्ट पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, आई थिंक एक क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। एंड सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B एंड थर्ड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A आपसे पूछा है, ठीक है ना, B बाई A आपसे पूछा है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसमें आपसे फाइंड करनी है इनकी वैल्यू। तो सबसे पहले देखिए ए बी एंड ए यूनियन बी दिया, उससे हम ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू फाइंड कर लें। तो अगर हमें फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करना हो तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे ए यूनियन बी का फॉर्मूला विच इज इक्वल टू कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना है, 7/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, यह आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 6 5 कितना हो गया 11, तो 11/11 माइनस 7/11 इज इक्वल टू 4/11 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट हो गया है ना, 5 का फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड की बात कर रहे हैं, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ए बाई बी विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 4/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11, 5/11, 11 to 11 कैंसिल कर लीजिए, आ गया कितना 4/5 आ गया, ठीक है ना। अब थर्ड पार्ट पूछा आपसे, थर्ड पार्ट क्या पूछा है,
probability of B by A, which is equal to probability B intersection A upon probability of A. probability B इंटरसेक्शन A कितना होगा? A इंटरसेक्शन B जितना होगा वही B इंटरसेक्शन A होगा। इसका मतलब B इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 4/11 एंड probability ऑफ A इज इक्वल टू कितना है? 6/11 है। तो यहाँ लिख दीजिए 6/11 एंड नाउ 4/6 या इसको 2/3 लिख सकते हैं कैंसिल आउट करने पर। तो ये आपके फिफ्थ के थर्ड पार्ट तक हमने क्वेश्चन किए हैं। इसको आप देख लीजिए। अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।